एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में, अपने चैनल पे यूनिक टॉपर्स पे। डियर, हम लोग क्या कर रहे थे, अपनी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। कोऑर्डिनेट का मैंने सिखाया था आपको कि कोऑर्डिनेट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। फिर मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 कराया था। इसके बाद फिर हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला सीखा, मिड पॉइंट फॉर्मूला सीखा और एक्सरसाइज 7.2 के हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। फिर से स्टार्ट मैं करता हूं। लाइव क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 पूरा क्लियर नहीं हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट करता हूं। अगर मैं एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 167 पे देख पा रहा हूं तो मेरे पास क्या, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 एंड 6। तो ध्यान से देखना, एक लाइन है हमारे पास, जिस लाइन को मैं ए बी कह सकता हूं, जिन पे दोनों का कोऑर्डिनेट्स हमारा गिवन है। कितना कितना गिवन है? ये गिवन है -3, 10 गिवन है। और ये कितना गिवन है? ये गिवन है हमारा 6, -8 गिवन है। बात समझ में आ रही है? दो कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ पे क्या है, गिवन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट भी हमारा गिवन है। मिड पॉइंट हमारा कितना गिवन है? -1 एंड 6, -1, 6 गिवन है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इनके रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। इसके पहले क्वेश्चंस में क्या था, हमारे पास रेशियो दिए गए थे, मिड पॉइंट फॉर्म करना था। अब क्या करना हम लोगों को कि मिड पॉइंट दिया गया, हम लोगों को क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। बात समझ आ रही होगी? तो आइए देखते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेगा। क्या करना है हमें कि रेशियो को देखो हम लोग दो तरीके से मान सकते हैं। एक तो हम लोग क्या करें कि इसको m/n के रेशियो में मान ले, जैसे हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला को प्रूफ किया है। और अगर हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो k/1 को रेशियो में मान लेते हैं। आप ये मान लेते हैं कि ये k है, ठीक है जी, और ये क्या है, 1 के रेशियो में। तो k/1 का रेशियो मैंने मान लिया। अब हम लोग इस पर करने की कोशिश करें, थोड़ा सा हमें आसानी होगी क्योंकि वहाँ पे 2 वेरिएबल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं इस पर करने का और आराम से इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके सोल्व करते हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ पे देखिएगा, हियर मैं अगर स्टार्ट करता हूँ यहाँ से तो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है, हियर p क्या है, p का कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 एंड 6। मैं सीधे यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कह दिया क्या कि हियर p डिवाइड्स द लाइन ए बी, ए का कोऑर्डिनेट देख रहे हैं आप, ये है, बी का कोऑर्डिनेट वो है, ए बी इन द रेशियो ऑफ k/1। ये हमने लेट कर लिया। हमने क्या लेट किया, इसको सीधे लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या लेट किया कि जो P पॉइंट है ये बी को k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P दिखाई दे रहा होगा सब लोगों को प्रॉपर्ली। आई होप प्रॉपर्ली सबको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हाँ जी दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हो जाएगा, ये जो पॉइंट P है हमारा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट सीधे सीधे हम लोग अगर बात करें आपसे, कोऑर्डिनेट ऑफ P यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको सिखाया था। तो मैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके P का कोऑर्डिनेट अगर लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। हम सब लोग जानते क्या होता है कि हो जाएगा हमारा, ठीक है, mx2 था, तो यहाँ पे m की जगह पे क्या है, हमारे पास k है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। और x2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 6 है, x1 क्या है, -3 है, y1 क्या है, 10 है, x2 क्या है, 6 है, और y2 क्या है, -8 है। ठीक है, तो उसको ध्यान से समझना, क्या कोऑर्डिनेट इसका था। अगर मैं बात करूँ आपसे तो क्या था, mx2 था, तो m हमारे पास k हो गया, और x2 हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है, mx2 हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास n x1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हमारे पास है, 1 है, और n1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, -3 है। ठीक है, अपान मुझे क्या करना, दोनों को प्लस करना, तो मैंने सीधे क्या कर दिया, यहाँ पे +1 कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया x का कोऑर्डिनेट। अब अगर p के अगर y के कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, k-10 हो जाएगा, कॉमा देकर हम ये लिख दे रहे हैं, k-n2 क्या हमारे पास है, ये देखिए हमारे पास x2 हमारे पास क्या है, सॉरी y2 हमारे पास क्या है, -8 है, तो -8। ठीक है जी, +1 इंटू y1 क्या हमारे पास है, 10 अपॉन k + 1।
ये हो गया हमारे पास यहाँ से इसको आपने इसको देख पाया। अब अगर मैं और आगे अगर चलता हूँ तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, अगर मैं बात करूँ आपसे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बट इन क्वेश्चन वी हैव P इज गिवन, P का क्वाड्रेंट गिवन है, ऐसे आप लिख सकते हैं वी हैव कोऑर्डिनेट ऑफ P इज गिवन। क्या है वो, P का मैं बात करूं तो -1 और 6 है, तो हम लोग सीधे सीधे इसको इक्विवेलेट कर देंगे। मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे यहाँ पे इसको इक्विवेलेट करूँ। कैसे इक्विवेलेट करूंगा, ध्यान से देखना। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 6k -3, ये -1 है, -3 ये +1 है, तो क्या हो जाएगा 6k -3 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना ये क्या x का क्वाड्रेंट गिवन है, -1 गिवन है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, y के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये x की बात हो गई, और y की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा -8k + 10 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 6। बात समझ में आ पा रही होगी। यहाँ पे आपने इसको देखा, तो अब मैं क्या करता हूँ, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 6k -3 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -k -1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि k को एक साइड करूँगा, k को, और कांस्टेंट टर्म को एक साइड करूँगा, तो ये देखो -k इधर आएगा तो +k, तो 6k + 1k हो जाएगा, 6k + k इज इक्वल टू -1 + 3। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे अगर देखें तो 7k इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। तो k की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, इट इम्प्लाइज k की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 2/7। तो यहाँ पे मेरे पास k की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे भी आप मतलब k की इन द सेंस समझ, यहाँ हमारे पास क्या होगा, k की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैल्यू वही सेम आएगी, यहाँ से भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, यहाँ पे भी आप वही करिए। ठीक है, मैं अगर यहाँ से करता हूँ तो यहाँ से आप करके देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा -8k + 10 इज इक्वल टू 6k + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 6k + 6 हो जाएगा, तो -8k + 10 इज इक्वल टू 6k + 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस 6k को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये -8k था, तो -8k और ये क्या जाएगा +6k। ठीक है, क्या हो जाएगा -8k + सॉरी हाँ ये प्लस इधर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो -6k इज इक्वल टू +6 -10 हो गया। ठीक है, तो -6 -8 कितना हो गया, -14k इज इक्वल टू क्या हो गया, +6 है माइनस ये 10 है तो -4 हो गया। तो k की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ गई 2/7 आ गई। नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ एक बात ये समझिएगा, आप यहाँ पे एक बात ये समझिएगा कि देखिए अगर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों में क्या हो रहा है, k की वैल्यू क्या हो रही है, k की वैल्यू दोनों में क्या हो रही है 2/7 आ रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ये समझ लिए कि 2/7 आ गई। अब हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, रेशियो क्या करना है। देखो k की वैल्यू तो हमारे पास मिल गई, k की वैल्यू तुम्हारे पास मिल गई, अब मैं रेशियो करना है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, हेंस द रेशियो विल बी, क्या था, k:1 था, k की वैल्यू में क्या पुट करूँगा 2/7:1, तो 7 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट 2:7। ठीक है, आप लिख सकते हैं सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। बात समझ में आ गई, तो आप क्या कह सकते हैं, सो बस इतना लिखे सही है, बाकी नीचे देकर लिखना आपको, सो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 7, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना था, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना था, तो मैं इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड किया था। ठीक है, इसको मैंने 1 मान लिया ताकि जो k आएगा फिर बाद में हम देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 1 किया था, लेकिन फिर जब 2/7 था तो या तो हम लोग दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, या तो मैंने क्या किया, ये जो डिवाइड में इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आ जाएगा, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, k:7 हो गया, और यही हमारा रिक्वायर्ड क्या है, आंसर है। बात समझ में आई, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है या अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए। ठीक है, आप इसे पॉज कर सकते हैं या आप इसे क्या कर सकते हैं कि दोबारा देख सकते हैं, रिज्यूम करके देख सकते हैं, आपको चीज़ें समझ में आएगी। कोशिश करूँगा कि आपको बातें पूरा समझ में आए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा फटाफट सब लोग मेरे साथ। सब लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट A and B is divided by the x axis, also find the coordinates of the points on the division। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे हमें क्या करना है कि x एक्सिस पे हमारे पास पॉइंट है, लेकिन हमारे पास ना ही उसका कोऑर्डिनेट गिवन है और ना ही हमारे पास उसका, मैं बात करूँ आपसे, रेशियो गिवन है। तो दोनों हमें फाइंड आउट करना, लेकिन इतना जरूर गिवन है कि ये किस पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 होता है। ये हमने सीखा है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था, पिछली क्लास में सीखा था। तो इसको हम लोग आइए देखते हैं, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है। अगर मैं बात करूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 5 की, अगर मैं बात करूँ आपसे तो आप क्या लिख सकते हैं। अगर आपसे अगर यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, थोड़ा सा इसको देखिएगा। यहाँ हमारे पास क्या है, रेशियो आप क्या मान सकते हैं, K/1 आप यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे क्या, लेट द रेशियो बी क्या, K/1 मान लीजिए, क्या दिक्कत है। रेशियो को मैंने क्या मान लिया, K/1 लेट कर लिया, ठीक। तो कोऑर्डिनेट्स अब P क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बात समझना। क्या था, मैंने फिगर यहाँ पे नहीं बनाया, फिगर देख लीजिए, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है ना, मान लीजिए कुछ ऐसे लाइन होगी और ये इस पॉइंट को आप A मान लीजिए, इस पॉइंट को आप B मान लीजिए, और कहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कर रहा होगा। तो एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू तो कुछ होगी, एक्स को मैं एक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, वाई की वैल्यू को मैं 0 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, ए का है 1, -5, 1, -5, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, -4, 3, -4, 5, ओके। तो ये हमारे पास वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो अब मैं बात करूं आपसे यहाँ पे, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ तो आप देखिएगा, तो मैंने क्या किया, रेशियो क्या लेट कर लिया, K/1 जो मैंने वहाँ पे किया था वही मैंने यहाँ पे कर लिया। K/1 क्यों किया, ताकि मुझे आसानी होगा। अगर मैं M/N करता तो थोड़ा सा मुश्किल होता, K/1 कर लिया, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा मुझे सॉल्व करने में क्या होगा, आसानी होगा। बात समझ में आ गई। तो देखते हैं, ये मैंने रेशियो क्या किया, यहाँ पे एक्वायर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो A और B है, बात समझिए, जो हमारी लाइनिंग क्या है, A और B है, ठीक है, वो क्या है, K/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है पॉइंट P को, ठीक। तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे रेशियो मिल गया और आपको यहाँ पे पता है, एंड वी नो दैट पॉइंट P इज ऑन एक्स एक्सिस एन एक्स एक्सिस, फैन ऑफ कर दिए, ठीक है। किस पे है ये पॉइंट P, एक्स एक्सिस पे पॉइंट P है। बात समझ में आई, फैन ऑफ कर दीजिए, ठीक है। किस पे है ये, एक्स एक्सिस पे है। तो बात समझ में आ गई, जब एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई का क्वाड्रेंट क्या होगा, 0 होगा। ये पता होगा आपको, वाई का क्वाड्रेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो आप लिख सकते हैं कि, आप लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर, या दैट्स, देयरफॉर लिख लीजिए, देयरफॉर P का क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, x, 0, जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर पे कराया है ना, ये पॉइंट P है हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब मैं अगर बात करता हूँ, अब आप सीधे सीधे यहाँ पे चलेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, मैंने कई बार बताया है आपको। सेक्शन फॉर्मूला जरूर याद रखना, अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला भूलेगा तो पक्का है कि निश्चित है कि आपको दिक्कत आनी ही आनी है। बात समझ में आ रही है। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला भूलेगा तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कोशिश करना है कि आपके दिमाग में सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा ब्रेन में सेटअप होना चाहिए ना, जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे काम कर रहे हो। और दूसरी बात, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू जा रहे हो तो फिगर बनाना मस्ट है। फिगर बनाने से आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो फिगर बनाना और फॉर्मूला, दो चीज़ें आपको दिमाग में एकदम सेटअप होना चाहिए। तो अब देखते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, सीधे मैंने सेक्शन फार्मूला का यूज़ किया। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। अब देखो हियर आप यहाँ पे लिख सकते थे, चाहते अगर यहाँ पे तो लिख लीजिए, x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, x2 की वैल्यू क्या है, -4 है, y1 की वैल्यू क्या है, -5 है, और y2 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से 5 है। तो ये हमारे पास x1 x2 y की वैल्यू है। और रेशियो क्या है,
रेशियो क्या हमारे पास है, यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, k:1 का रेशियो। तो ठीक है, मैं सीधे सीधे वैल्यू पुट करता हूँ। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट हमारे पास P है। इसका सीधे मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखना थोड़ा सा इसे। K मतलब हम लोगों ने क्या किया था, mx2 लिखा था, तो K हो जाएगा m की जगह पे, ठीक है। और साथ में हम क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास -4 है, +1, रेशियो दूसरा क्या था, 1 था। और हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है, ये 1 है। अपॉन में क्या करेंगे, k+1 लिखेंगे। ओके, ये मेरा क्या हो गया, x का क्वाड्रेंट है। अब मैं अगर दूसरे की बात करूं, k और क्या लिखा मैंने, देखो 5 क्या हमारा ये x1 है, ठीक है। ये क्या हमारा है, ये m है, ये x1 है, ठीक है। और इसके बाद मैं सीधे अगर उधर बात करूं तो 1 हो जाएगा, -1 × और 5, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई। और अपान में क्या लिखना है आपको, k+1 लिखना है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अब सोल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और अगर एक स्टेप सोल्व करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -4k +1 अपॉन k+1 कोमा 5k -5 अपॉन k+, ये प्लस था ना तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। k+1 ये हमारे पास मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। लेकिन हम लोग ये बात, हम लोगों को ये पता है कि पॉइंट P क्या है हमारा, यहाँ पे x और 0 है, यहाँ पता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बट वी हैव P का कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0, ये हमें पता रहना चाहिए। तो मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ, ध्यान से देखना, -4k +1 अपॉन k+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दो वेरिएबल हो गया, एक तो k वेरिएबल था, एक x वेरिएबल हो गया, तो यहाँ थोड़ा सा करना मुश्किल होगा। दूसरे टर्म से करते हैं, 5k + 5 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो 0 है तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास, 5k, मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 5k + 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, देखो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, 5 उधर ट्रांसफ़र होगा तो -5 हो जाएगा, -5 अपॉन 5, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। बात समझ में आ गई। तो k की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिल गई, k की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, यहाँ से 1 मिल गई। k की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल गई भाई, यहाँ से मुझे k की वैल्यू क्या मिल गई, ये माइनस में था, इसको ध्यान देना, ये माइनस में था भाई, क्योंकि 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना थोड़ा सा, ये कि ये किस में है, 5k -5 है, ठीक है। ये क्या था, 5k -5 था, जिससे हमें k की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई, ठीक। अब जब हमारे पास k की वैल्यू 1 मिल गई तो हमें पास रेशियो क्या हो जाएगा, आप लोग यहीं पर लिख सकते हो। जब k की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, 1 मिल गई, ठीक है। जब k की वैल्यू हमारे पास 1 मिल गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा। मैं इधर ऊपर थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ऊपर मैं एक लाइन मिटाऊंगा। जब k की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लो और आसान हो जाएगा ना, हम लोगों को काम करना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। k की वैल्यू 1 मिल गई तो क्या था हमारे पास रेशियो, k:1 का रेशियो था, ठीक है। इसको इक्वेट कैसे करना है, 1:1 से करना है। क्यों 1:1 से करना है, k की वैल्यू मिल गई हमें, ये 1 पहले से था, तो जो हमारा रेशियो था वो क्या हो गया, 1/1 का रेशियो हो गया। हमारा रेशियो क्या हो गया, यहाँ पे 1/1 का रेशियो मिल गया, ठीक है। तो अब आप क्या करना, आप p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आप लिख सकते हो नाउ p, मतलब जहाँ पे k था वहाँ पे 1 रखना है, और जहाँ पे 1 था वहाँ पे तो 1 था ही था। तो मैं सारी वैल्यूज़ एक साथ पुट करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना क्या हो जाएगा मेरे पास, -4 × 1, यही तो होगा, -4 × 1। और बात करूँ मैं आपसे प्लस, ठीक है भाई, mx2 था प्लस nx1 होगा, तो nx1 जब हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, प्लस अब दोनों की वैल्यू 1 1 आ गई तो 1 + 1 हो जाएगा। कोमा देते हैं, y क्वाड्रेंट में चलते हैं, my2 था, तो हमारे पास यहाँ पे देखो m की वैल्यू क्या आई है, उसकी वैल्यू भी 1 है, y2 क्या यहाँ पे ध्यान से देखना, y1 और ये क्या था 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। 5 और सीधे स्टेप करें तो इधर हो जाएगा -5/2, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ एक स्टेप और, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, p का क्वाड्रेंट -4 + 1 अपॉन 2, 5 - 5 0/2, तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा,
तो इसको तो मैं 0 लिख देता हूँ। ये इम्प्लाई क्या करेगा, तो ये क्या हो जाएगा -4 + 1 है, समझना थोड़ा सा, जब -4 + 1 है तो क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, -3/2, 0। तो हमें क्या मिल गया, इस पी का क्वाड्रेंट मिल गया, इस पी का हमें क्वाड्रेंट मिल गया। कैसे मिल गया, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 थी, x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई -3/2 मिल गई। ठीक है, तो दोनों मिल गया, मुझे रेशियो भी फाइंड आउट हो गया और पॉइंट पी का मुझे क्वाड्रेंट में मिल गया। बात समझ में आई। कैसे किया मैंने, पहले मैंने k/1 का रेशियो माना और इसको सोल्व किया तो मुझे k की वैल्यू मिली। जब मुझे k की वैल्यू मिली तो फिर मैंने क्या किया, इस क्वाड्रेंट की वैल्यू फाइंड आउट करी, k की वैल्यू पुट करके उस इक्वेशन में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप इसको पॉज करिए वीडियो को, आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो को आप रिज्यूम किया करिए, ठीक है, आप दोबारा चाहे तो इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश क्या करिए, खुद से भी सोल्व करने की कोशिश किया करिए। अगर आपको क्वेश्चंस कोई समझ में आ गया तो आप खुद से उसे सोल्व करिए, ठीक है। खुद से सोल्व करोगे तो बातें थोड़ा सा और क्लियर होती रहेंगी ना। आप कोशिश करो कि जब आप वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आपकी कॉपी पे और आपकी कलम जो थोड़ी चलती रहे, तो इससे क्या होगा, एक आपको और एक्स्ट्रा अप्रोच मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं मूव करता हूं, देखना ध्यान से। क्या क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है और ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर 5 x and y। देखो पैरेललोग्राम की बात मैं अगर फिर से यहाँ पे आ गई, मैंने इसके पहले भी एक बार बात करी थी पैरेललोग्राम की। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 है। पैरेललोग्राम की बात मैंने बताई थी। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एंड इक्वल होती हैं। पैरेलल होती है एंड इक्वल होती है, मतलब दिस। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉन्टिन्यूसली रिज्यूम करना है, जो हमें ABCD करना है। तो इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए, और इसके कोऑर्डिनेट्स सॉरी इसके हमें डायगोनल्स भी बनाने हैं। तो डायगोनल्स में बताता मैंने आपसे क्या करते हैं, इसको बाइसेक्ट करते। कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, O पे कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप बात करें पैरेललोग्राम की तो याद रखना आप, वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, AB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, CD के बराबर होगा, एंड BC जो होगा वो किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। और जो इसके डायगोनल्स होंगे, मीन्स डायगोनल्स कहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, O पे बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो ये तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूँ आपसे, इन केस ऑफ डायगोनल्स, इसको मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि इसके पहले मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से एक बार आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ। OA = OC हो जाएगा एंड OB = OD हो जाएगा। याद रखना पॉइंट O पे बाइसेक्ट कर रहा है तो एग्जैक्टली जो OD की वैल्यू होगी ना वो किसके बराबर होगी, OB के वैल्यू बराबर होगी, ठीक है जी। और जो वैल्यू हमारी होगी किसकी, OA की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो OC के बराबर होगी। ये पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है जो आपको हमेशा अपने पास याद रखना है। अब चारों कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर वी हैव, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ABCD is parallelogram where the coordinates are, थोड़ा लिखा करो ना, थोड़ा लिखने की आदत डालो। the coordinates are, लिख सकते हो आप। ए का क्वाड्रेंट क्या हमारे पास है, आप सीधे लिखो 1,2 है, 1,2 है। बी का क्वाड्रेंट क्या है हमारे पास, बी का क्वाड्रेंट है, अगर सीधे सीधे अगर हम लोग देखें तो 4,y है। सी का क्वाड्रेंट क्या हमारे पास है, x,6 है। और डी का क्वाड्रेंट क्या है, डी का क्वाड्रेंट क्या हमारे पास है, 3,5 है, 3,5 है। तो ये हमारे पास चारों क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है यहाँ पे, थोड़ा समझना इसको। अब मुझे क्या करना है, हमें सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब आप देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो मैं क्या करूँ कि देखो यहाँ पे ध्यान से, AB हमारे क्या है, CD के बराबर है, AB हमारा CD के बराबर है। तो मैं क्या करूँ कि AB और CD के बीच में क्या करूँ, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करूँ, ठीक है। मैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करूँ, दोनों को इक्वेट करूँ। या एक ऑप्शन मेरे पास और है कि मैं सेक्शन फार्मूला का यूज़ करूँ और इसको 1:1 रेशियो कर दूँ, मतलब AO/OC क्या हो जाएगा, 1:1, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है तो हमें थोड़ा सा आसान हो जाए। क्योंकि अगर हम लोग दोनों को डिस्टेंस बराबर करें, मतलब अगर मैं ये करता हूँ इसके बराबर ये करता हूँ, मतलब AD = BC करता हूँ, तो थोड़ा हमारे पास एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन थोड़ा मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ कि या तो मैं OA/OC को ले लेता हूँ या मैं OA/OD
ओ बी को ले लेता हूँ, तो थोड़ा सा मेरा क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने चल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करने चल रहा हूँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करूँगा, ठीक है। कैसे करूँगा मैं, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। मिड पॉइंट फार्मूला मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना, मिड पॉइंट फार्मूला मैं कहाँ लगा रहा हूँ, मिड पॉइंट फार्मूला मैं वहाँ पे लगा रहा हूँ जहाँ पे देखो ये जो दोनों जो डायगोनल्स हैं वो पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, और ओ ए क्या है, ओ सी के बराबर है, तो मिड पॉइंट ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला फॉर द गिवन डायगोनल्स, फॉर द गिवन डायगोनल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, मिड पॉइंट फार्मूला की बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास डायगोनल्स गिवन है मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को उधर बाइसेक्ट करते हैं। इन प्रॉपर्टी को आप जरूर लिखना, इस प्रॉपर्टी को और फिगर को आपको ज़रूर लिखना है, ताकि आपका एग्जामिनर ये समझ पाए कि आपने फिगर के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी है कि जो ओ है वो ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, आप ये जरूर बताएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ए सी को देखते हैं, आइए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, ए सी को। तो ए सी में क्या हो रहा है, देखो पॉइंट ओ क्या उसका बाइसेक्टर है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, फॉर ए सी, मैं ए सी की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को आप मैंने ओ रिप्रेजेंट करा है, तो ओ का क्वाड्रेंट क्या होगा, ओ का क्वाड्रेंट क्या होगा, थोड़ा समझना इस बात को। ओ का क्वाड्रेंट हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ओ का अगर हमें क्वाड्रेंट लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, सीधे सीधे यहाँ पे भाई हम लोग क्या लिखते हैं, ये हमारे पास देखो क्या होगा, मिड पॉइंट फार्मूला आपने सीखा था ना, मिड पॉइंट फार्मूला क्या था, मैंने बताया था आपको, मिड पॉइंट फार्मूला क्या था मेरे पास, x1 प्लस x2 अपॉन m प्लस n था, या बोलूँ मैं आपसे सीधे 2 लिखिए सीधे, ठीक है, x ये था, और ये y का क्वाड्रेंट क्या था, y1 प्लस y2 अपॉन 2 था, ये बताया था मैंने आपको, ये दोनों का क्वाड्रेंट था, तो वही दोनों वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या हमारे पास हो जाएगी, ये x1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस x2 क्या हमारे पास है, सॉरी c की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो x2 क्या हमारे पास है, x है, अपॉन 2 ये हो गया किसका क्वाड्रेंट, x का क्वाड्रेंट। और यहाँ पे देखो ये क्या था हमारे पास, x1 प्लस x2 था, क्योंकि मैं AC की बात कर रहा हूँ, AC की, तो A हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x1 x2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x1 y1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं y के क्वाड्रेंट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, y2 कहाँ मेरे पास है, 2 है, सॉरी x2 हमारे पास क्या है, 2 है, प्लस y2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बाई 2। तो ये देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो 1 प्लस एक्स अपान 2 कोमा 8 अपान 2 इज इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, ओ का क्वाड्रेंट मिल गया, क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स अपान 2 और कॉमा क्या मिला मेरे पास, 4 मिला, ठीक है। तो थोड़ा सा एक चीज़ आपको ये समझने की कोशिश करना है, आपको थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो हमारे पास AC का तो मिल गया, अब मैं BD की बात करता हूँ, ठीक है। नाउ मैं किसकी बात करूँगा, नाउ फॉर BD, BD का भी देख लीजिए क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन BD के लिए भी होगा, ये BD है, ये BD है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 और y1, और ये क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा, सेम कंडीशन वही है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं लिखता हूँ यहाँ पे O इज इक्वस टू, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा x1 और इधर क्या हो जाएगा x2 अपॉन 2 कॉमा y1, ये क्या था शायद y है ना, हाँ y है, प्लस क्या है ये y2 क्या हमारे पास है 5 है अपॉन 2, ठीक है जी। ये देखो 8/2 ये क्या होगा, ये भी हो गया, ये 4, और ये क्या हो गया y प्लस 5 अपॉन 2 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये मिल गया मेरे पास। अगर मैंने जब बात करी BD से, तो मुझे BD से जिसका क्वाड्रेंट मिल गया, क्या मिल गया मेरे पास, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या मिला मेरे पास, यहाँ पे क्वाड्रेंट क्या मिला, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्या मिला मेरे यहाँ पे, ध्यान समझना, वहाँ पे क्या मिला था मुझे 1 प्लस एक्स और 4 मिला था, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला, y प्लस 5/2 मिला, और उधर क्या मिला 4 प्लस 3 था ना ये, तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा भाई, 8 कहाँ से आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7/2 था, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू मिली मुझे। अब आप मुझे एक बात ये बताना थोड़ा सा, अब आप मुझे ये बताना कि जो 1 प्लस एक्स अपान 2 है ये 7/2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो 1 प्लस एक्स अपान 2 है ये 7/2 के बराबर होगा, और जो 4 है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, इसको 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, फ्रॉम 1 and 2
वी हैव क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7/2 एंड 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 5 अपॉन 2। तो देखो अब मेरे पास क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 2 प्लस 2x। ये 2 जाएगा इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है जी। 14 में से 2 जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 2 जा 14 हुआ, यहाँ पे 2 और प्लस 2x हो गया, तो इधर का जगह 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इधर करूँ 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x, तो अब देखो ये कितना हो गया 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, सीधे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 6 आ गया। यहाँ पे y का देख लेते हैं, 4 2 जा 8 हो गया, तो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इधर करूँगा तो माइनस करूँगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ध्यान समझना, x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। यही हमें फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हो क्या, हेंस द वैल्यू ऑफ x एंड y इज, x की वैल्यू क्या आई है 6 एंड 3। क्या लिख सकते हो आप, x एंड y की वैल्यू क्या है 6 एंड 3 है। दिखाई दे रहा होगा सबको, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन में क्या करना था, पैरेललोग्राम को अगर आपको कंडीशन पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, लेकिन आपको पैरेललोग्राम के फिगर की सारी कंडीशन सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो बातें अच्छे से बनेंगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हम लोगों को 2 फॉर्मूले हैं। एक तो हमारे पास सेक्शन फार्मूला है जो क्या है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n है, ये x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मैंने डेराइव भी कल कराया था आपको, आप उसे एक बार जरूर देख लेना। आप लोग अगर नहीं देखे हो तो जरूर इस बार वीडियो को देखना, जब तक आप उसका डेरिवेशन समझोगे नहीं वो कहाँ से आता, तो थोड़ा सा आपको मे बी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई थोड़ी बहुत मुश्किल आ सकती है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट आपको फॉर्मूला तो मैं ज़रूर बताऊँ हर बार, ताकि आप समझ पाओ कि हमें कैसे करना है और क्या करना है, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, थोड़ा देखना है यहाँ पे फटाफट सब लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरा यहाँ पे है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज 2,3 एंड बी दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है पॉइंट ए का, वेयर ए बी क्या है हमारे पास डायमीटर है सर्किल का। ये मेरे पास मैंने क्या किया, एक यहाँ पे सर्किल बना लिया, ठीक है, ध्यान से देखना। एक मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्किल बना लिया और ये ए बी पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर है तो इसको आप सी मान लो या ओ मान लो, ये ए पॉइंट है और ये क्या है बी पॉइंट है। तो क्या करना है हमारे पास, क्या क्या गिवन है यहाँ पे, अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज, अब देखो यहाँ पे सेंटर कहाँ पे 2,3 पे माइनस 2,-3 है और बी की वैल्यू क्या गिवन है 1,4 ना, 1,4 है हमारे पास। तो हमें इसको मैं एक्स वाई मान लेता हूँ और ये मुझे फाइंड आउट करना है। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि जब ये सर्किल का डायमीटर है तो समझना इस बात को, ये एक्चुअली में कहा जाएगा सर्किल का रेडियस होगा सेंटर से लेकर के, और जो डिस्टेंस होती कहाँ पे, जो हमारा ये मैं बात करूँ सर्कमफ्रेंस का पॉइंट है और ये भी रेडियस होगा। तो कह सकते हो आप कि जो एग्जैक्टली ये होगा ना वो एग्जैक्टली क्या होगा, इसके इक्वल होगा। मतलब जो डिस्टेंस होगा सी ए का वो डिस्टेंस होगा किसका, सी बी का होगा। तो आप ये सर्किल की कंडीशन तो आप एटलीस्ट लिख ही सकते हो, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो, हमें एक फाइंड आउट करना है, किसको फाइंड आउट करना है, एक्स वाई को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो क्या, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करेंगे, याद रखना। क्यों मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करें, क्योंकि जो हमारा ये पॉइंट सी है ये क्या है, इस पूरे लाइन का ए बी का मिड पॉइंट है। कैसे मिड पॉइंट है, ए बी डायमीटर है और सी क्या सेंटर है, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। मैं क्या बता रहा हूँ आपसे, बता रहा हूँ आपसे मिड पॉइंट फार्मूला की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा समझना, जब मैं मिड पॉइंट फार्मूला की बात करता हूँ, हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला में क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्वाड्रेंट जो हमारा होता है, मैं अगर सी को यहाँ पे ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास,
x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये होता है। मैं अगर सी क्वाड्रेंट की बात करूँ तो ये हम सब लोग जानते हैं। वीडियो बन रही है वो अपलोड नहीं हो पाएगी। क्यों? निकल ही नहीं पाएगा उसमें से। ठीक है तो कट कर दो, स्टॉप कर दो उसको। तो दिमाग ना काम कर रहा था। कितने मिनट का हुआ? 35 मिनट हो गया। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है कि जो हमारा C है ना, ये एक्चुअली में क्या सर्किल का ये सेंटर है। तो यहाँ पे मैं इसके क्वाड्रेंट्स गिवन हुए हैं, क्या गिवन है 2,3 है। तो एक्स वाई फाइंड आउट करना है तो हम लोग आराम से क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करेंगे। और मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, अगर मैं बात करूँ आपसे इस पॉइंट C का अगर क्वाड्रेंट तो क्या हो जाएगा x1 अपॉन x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखता हूँ क्या हो जाएगा मेरे पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलता हूँ तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, एकदम ध्यान से देखना तो ही बात समझ में आएगी। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आप चाहे तो बल्कि लिख भी सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो बल्कि लिख भी सकते हो क्या कि ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्किल वेयर सी इज सेंटर। जहां पे क्या है ए बी सर्किल का सी क्या है, सेंटर है, ठीक है जी। ये ए बी क्या है, इसका डायमीटर है, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है। मतलब ए की वैल्यू गिवन इन द सेंस एक्स वाई के फॉर्म में गिवन है, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग आइए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मिड टर्म का यूज करेंगे। और एक चीज हमारे पास यहाँ पे एक चीज बात ये भी देख पा रहे हो, क्या हमारे पास है यहाँ पे, आप लिख सकते हो एंड आल्सो वी कैन से दैट, हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट व्हाट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि रेडियस एक्चुअली में क्या है, ये रेडियस ऑफ सर्किल है। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा एक चीज़, अगर ये बात समझ में आ रही हो, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सी क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो वैल्यू को पुट करेंगे, आप लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू वी हैव, क्या करो मैंने वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सी का क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 करना है मुझे। तो x1 क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखो x है, तो x प्लस और x2 क्या है मेरे पास, x2 मेरे पास है क्या 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास c के लिए क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 कोमा y प्लस 4/2, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या जो ये गिवन है ना, हम लोग पास ये तो है, लेकिन अगर मैं और थोड़ा सा अगर देखूँ तो हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू गिवन है। मीन्स अगर हम लोग थोड़ा सा देखें कि हमारे पास ये किसके बराबर है, ये एग्जैक्टली बराबर किसके है 2 के, और ये किसके बराबर है, ये है -3 के बराबर, ठीक है। तो हम लोग इसको ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -3। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है जी। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -6, ओके। तो क्या हो जाएगा, इधर मैं ट्रांसफर करूँ तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा, एंड y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 4 था प्लस, ठीक है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। भाई समझ पा रहे हो यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हुआ, ध्यान समझना, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, y प्लस 4 इज इक्वल्स टू अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -3 था। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये 4 उधर जाएगा तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -10। तो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे x और y की वैल्यू मिल गई। आसान सा क्वेश्चन था, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना था और दोनों को क्वाड्रेंट को कंपेयर करना था, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 3, या ऐसे भी कर सकते हो वैल्यू ऑफ a इज क्या 3, -10। बात समझ में आ गई, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूला अगर आपको दिमाग में यूज कर रहे हो आप, तो आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, इजीली आप इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर रूट के देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने का कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, इफ़ ए एंड बी का हमें पॉइंट गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास कि ए एंड बी क्या है, दोनों का हमें क्वाड्रेंट गिवन है और क्या करना है, पी का हमें क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना। तो पहले फिगर जरूर, मैंने कहा था आपसे जरूर ड्रा करना है, तो आप फिगर जरूर ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे फिगर ड्रा कर लो फटाफट। ये ए पॉइंट है, ये बी मान लो, ये पी गिवन है। ए का क्वाड्रेंट कितना गिवन है हमारे पास, -2, -2, बी का क्वाड्रेंट कितना गिवन है हमारे पास, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2, -4, और पी का क्वाड्रेंट कितना है, पी का क्वाड्रेंट तो खैर गिवन ही नहीं है। तो देखते हैं हमें, और इसके अलावा क्या गिवन है, आप कह सकते हैं हियर क्या हमारे पास है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। क्या है हमारे पास, ए पी किसके बराबर है, ए पी किसके बराबर है, 3/7 ऑफ ए बी। ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपसे और बताऊं, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। ये मुझे पता है, क्या हम लोग जानते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। तो अगर हमें ये चीज़ पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए, थोड़ा सा देखना क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ आपसे कि ए पी इज इक्वल टू क्या है, 7 ए बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 है, 3/7 है, ए बी है ये, तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट को देखना, इस 7 को मैं इधर भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, इस 7 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3PB। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं इधर से माइनस कर लेता हूँ, किसको, AP को मैं क्या करता हूँ, इधर ला करके इसको माइनस कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखना हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर 7AP था, इसमें से 3 मैंने माइनस कर लिया, तो क्या हो जाएगा 7, या यहीं पे लिख देता हूँ, चलो इधर ही नीचे लिखता हूँ, 7AP माइनस 3AP इज इक्वल्स टू 3PB। तो ये क्या हो जाएगा ये 7AP था, इसमें से 3AP सब्सट्रैक्ट हो गया, तो 7AP इज इक्वल्स टू 3PB। तो अगर मुझे AP अपॉन PB का रेशियो लिखना हो तो बताइए कितना हो जाएगा, अपोजिट होता है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 हो जाएगा। और ये जो हमारे पास 3/4 है, ध्यान समझना, ये क्या हो जाएगा कि अगर मैं ये मानूँ कि ये जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M/N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M/N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग बल्कि यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं, हेंस द रेशियो इज व्हाट, जो M/N था वो किसके बराबर हो गया, 3/4। मतलब AP देखो ना, ये AP था, ये PB था। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, ये रेशियो मिल गया, किसका रेशियो मिल गया, AP और PB का, ये तो हमें रेशियो मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, किस में पुट करेंगे, X के Y के क्वाड्रेंट में, P के लिए। ठीक है, तो हम लोग आइए करते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ M एंड N, यहाँ पे इसको XY मान लो आप। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ M एंड N, ठीक है, किस में पुट करेंगे, Y के क्वाड्रेंट में पुट करेंगे वैल्यू ऑफ M एंड N एंड इन P। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखना, P का क्वाड्रेंट क्या होता है, MX2 होता है, तो M की वैल्यू कितनी है, 3 है, X2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, बात समझ में आई, प्लस N X1 होता है, N की वैल्यू कितनी है, 4 है, X1 की वैल्यू कितनी, -2 है, अपॉन M+N मतलब 3+4 हो जाएगा, कोमा। अब देखिए क्या हो जाएगा, MY2 होता है, Y2 की वैल्यू कितनी है, -4 है, M की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है जी, प्लस N मतलब 4, और Y1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, अपॉन 3+4।
बात समझ में आई। ये पी का क्वाड्रेंट था जिसमें मैंने क्या किया, जिसमें मैंने वैल्यू पुट करने की कोशिश करी है, जैसे मैंने क्या करी है, वैल्यू पुट करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिलता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 4 - 2 मतलब ये क्या हो जाएगा एक्चुअली भैया, -8 हो जाएगा अपॉन 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये -4 × 3 तो क्या हो जाएगा, -12 प्लस तो है नहीं, माइनस ही होगा, -8 अपॉन 7। ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या आया हमारे पास, यहाँ पे -12 -8 इधर है, इधर -2 आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, P -2/7 कोमा -20/7। ये क्या हो गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया किसका, P का क्वाड्रेंट आ गया। बात समझ में आ गई। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो यहीं पे, देयरफॉर द क्वाड्रेंट्स ऑफ P is -2/7 and -20/7। ऐसे आप आराम से लिख सकते हो, सीधे सीधे आप इसे लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। क्या करना था यहाँ पे, कुछ नहीं करना था, ठीक है। पहले हमें m और n का रेशियो फाइंड आउट करना था। तो m और n का रेशियो कैसे फाइंड किया, जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास रिलेशन गिवन था किसमें, AP और AB में। AP ये था और AB पूरी हमारी लाइन थी, तो इसमें रिलेशन गिवन था, तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली। हमने जब रेशियो पा लिया तो हमने क्या किया, उस रेशियो को इसके क्वाड्रेंट के जो सेक्शन फॉर्मूला था उसमें मैंने क्या किया, इसको पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू मिल गया। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। थोड़ा ध्यान से समझोगे तभी बात अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला को आपको दिमाग में रख, जैसे इसमें मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा था, इसमें आपको ये नहीं परेशान होना कि सर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी बार हम लोग फॉर्मूला अब लिख चुके हैं कि अब वो हमारे दिमाग में डेटा स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब वो दिमाग में हमारे डेटा स्टोर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मैंने कोई क्वेश्चंस छोड़ा नहीं है, सारे क्वेश्चंस को करवाया 1 बाय 1 करके, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको समझिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए मुझे कि सर ये दिक्कत है, तो मैं उस आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A B इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। वाह, अब देखो यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स करना था। इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें 3 इक्वल पार्ट्स थे, यहाँ पे क्या है 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है 4 इक्वल पार्ट्स, तो इसको आप P1 P2 P3 कर लीजिए, सबसे बढ़िया है। ये A है और ये क्या है, ये B है। A का क्वाड्रेंट क्या हमारे पास है, -2,2 है, -2,2 है। B का क्वाड्रेंट क्या हमारे पास है, 2,8 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, A और B का हमें क्वाड्रेंट मिल चुका है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक बात मैं आपको समझा दूं, आप देखिए अब आप, ये क्या हो रहा है, AP1 इज इक्वल टू P1 P2 के और P1 P2 P3 इज इक्वल टू, ये मतलब ये चारों क्या है आपस में इक्वल है, मतलब 1 1 1 और 1 चारों क्या है इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपसे कि A से लेकर के और P2 की और P2 से लेकर के B की, तो ये भी आपस में 1 हो जाए, क्योंकि ये 2:2 हो गया, तो 2:1 क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट से जो हमारे पास A और P गिवन, हम लोग क्या करेंगे, P2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब P2 की वैल्यू मिल जाएगी तो हम लोग P2 और A की मदद से P1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इन द सेम वे P2 और B की मदद से हम लोग P3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। आइए देखते हैं, आप सीधे सीधे मान सकते हैं क्या, हियर या हियर नहीं बल्कि लेट करते हैं पहले, लेट यहाँ से लेट P1 P2 एंड P3 आर पॉइंट्स डिवाइडिंग द लाइन AB, डिवाइडिंग द लाइन AB into 4 equal parts, into 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है जी। क्या हो गया, 4 इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया, ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। हमने क्या देखा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग ये भी समझ सकते हैं
ठीक है, कि हमारा जो P2 है और P2 और B है, ये क्या हो जाएगा, ये भी 2:2 के पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसको हमने समझ लिया। ठीक है, हमने क्या देख लिया, और क्या हो रहा है हमारे पास, इसको डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर वी हैव, क्या जो P2 है इज मिड पॉइंट ऑफ AB है। क्या है ये P2, A और B का क्या है, ये मिड पॉइंट है। A और B का क्या है, ये मिड पॉइंट है। बात समझ में आ गई, A और B का क्या है, ये मिड पॉइंट से। तो अब हमें क्या करना है कि P2 का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। नाउ फॉर, यहाँ से हम लोग सीधे फॉर नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला लोग जानते हैं क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान 2 होता है, तो कॉमा करके y1 प्लस y2/2 होता है। तो हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, मैं P2 की बात कर रहा हूँ इस समय, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा x1, ये मेरे पास हो जाएगा y1, ये मेरे पास इधर हो गया क्या x2, ये क्या हो गया मेरे पास y2 हो गया। ठीक है जी, चलो देखते हैं क्या करना है, हमें P2 का क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, P2 का क्वाड्रेंट फाइंड करता हूँ, और मिड पॉइंट फार्मूला सबको पता है, आप चाहो तो ब्रैकेट में पे लिख सकते हो क्या, x1 प्लस x2 अपान 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो x1 क्या है, -2 है, सीधे सीधे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे लिखते हैं। ठीक है, P2 का क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 की वैल्यू क्या है, -2 है, प्लस x1 की वैल्यू क्या है, -2, और x2 की वैल्यू क्या है, 2 है, अपॉन 2 कॉमा y1 की वैल्यू क्या है, 2 है, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 है, अपॉन 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें क्या मिला, -2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और ये तो हमारे पास क्या हो गया, 2 + 8 0, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया 0, 10/2 = 5। तो ये क्या हो गया, ये मुझे मिल गया P2 का क्वाड्रेंट मिल गया, P2 का क्वाड्रेंट मिल गया। ठीक है, अब बताइए, जब हमें P2 का क्वाड्रेंट मिल गया, जब P2 का क्वाड्रेंट क्या मिल गया हमारे पास, 0, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या मिल गया मुझे P2 का क्वाड्रेंट 0,5। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, P1 का फाइंड आउट कर सकता हूँ, कैसे, इसको मैं x1 x2 मान लेता हूँ, इसको x2 और y2 मान लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखते हैं यहाँ से। नाउ वी हैव P1 इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड P2। ठीक है जी, चलो अब देखते हैं P1 का मिड पॉइंट क्या है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 क्या हो जाएगा, -2 प्लस x2 कितना हो जाएगा अब, 0 अपॉन 2 कॉमा y1 क्या हमारे पास है, 2 प्लस y2 क्या है, 5 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, -2 और +0, -2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -1, और इधर कितना हो जाएगा, 2 + 5 7/2। ये मिल गया मेरे पास, P2 मिल गया, P2 हमारे सॉरी P1 मिल गया, P1 हमारे पास क्या मिल गया, -1, 7/2। इन द सेम वे किसके लिए हम लोग बात करेंगे, P3 के लिए देखे बात करेंगे। इन द सेम वे फॉर P3 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। अब देखो P3 के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे पास हो जाएगा x1 x2, ये क्या हो जाएगा, x1 x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y1 y2, सॉरी ये x1 y1 हो गया, ये क्या हो गया, x2 और y2 हो गया। ठीक है जी, चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 + 2 + 2 अपॉन 2 कॉमा क्या हो जाएगा, 5 + 8/2। क्या मिल गया हमारे पास, P3 की अगर बात करें यहाँ पे, तो 1,13/2। ठीक है, आप तो सीधे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या सीधे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर द पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट्स हैं,
क्या है P1 का क्वाड्रेंट, क्या है P1 का क्वाड्रेंट हमारे पास है यहाँ पे, देखो कहाँ आया था, यहीं कहीं मैंने लिखा था। P1 का हमारे पास क्वाड्रेंट कितना है, इधर कहीं है। P1 का क्या है -1,7/2। P2 का क्वाड्रेंट क्या आया है, देखो यहाँ पे 0,5। P3 का क्या आया है 1,13/2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये मिल गया हमारे पास P1, P2 और P3 के सारे क्वाड्रेंट्स मिल गए जो हमें फाइंड आउट करना था। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। वैसे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक आध क्वेश्चन तो होमवर्क में देने को बनता ही है। अब देखो यहाँ पे क्या करना, हमें एरिया निकालना है किसकी, रोम्बस की, जिसके सारों वर्टिसेस गिवन है। और क्या होता है, एरिया क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स होता है। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसके प्रोडक्ट्स के डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। और डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे फाइंड आउट करोगे क्या, इसकी एरिया को फाइंड आउट करोगे। तो एक बात बता दूं मैं आप लोगों से कि मैंने कोशिश किया है आपको सारे क्वेश्चंस को कराने का। क्वेश्चन नंबर 10 को आप फाइंड आउट करके अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करना, और अगर आंसर आ जा रहा है तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना करके कि इसका आंसर आया कि नहीं आया। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगा। और दूसरी बात, मैंने कोशिश किया कि सारे क्वेश्चंस को कवर कराऊं। अगर कोई कहीं पे दिक्कत हो रहा है, कोई क्वेश्चन कम समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बताओ, कमेंट करो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके अलावा और सारे सब्जेक्ट्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत हो, साइंस में दिक्कत हो रही है, इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, सोशल में, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।